एक युवती की लाश मिली है। मेरठ से हम आपको इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं। शरीर के 15 टुकड़ों में सिर अभी भी गायब है। जानवरों की तरह युवती का शरीर काटा गया है। 15 टुकड़ों में लाश मिली है, कोई कपड़ा भी नहीं मिला है। इस विभत्स कांड को देखकर पुलिस वाले भी दहले। आपको बता दें, लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। मेरठ से हम आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां पर किस तरह से युवती की लाश मिली है। 15 टुकड़ों में युवती की लाश देखकर पुलिस वाले भी दहल गए हैं। हत्या की सनसनीखेज, दिल दहला देने वाली, रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात मेरठ से सामने आई है। 15 टुकड़ों में महिला की डेड बॉडी मिली है। सिर अभी तक गायब है, शिनाख्त नहीं हो पाई है। और सवाल ये है कि इस युवती के साथ किसने निर्मम हत्या की है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको मेरठ से दिखा रहे हैं, जहां पर किस तरह से वारदात सामने आई है। हत्या की बड़ी वारदात मेरठ से सामने आई है। 15 टुकड़ों में यहां पर युवती को जानवरों की तरह काटा गया है। सिर अभी मिला नहीं है। मेरठ से हम आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम आपको मेरठ से दिखा रहे हैं, जहां पर किस तरह से 15 टुकड़ों में लाश मिली है। मेरठ से एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मेरठ से हत्या की बड़ी वारदात सामने आई है, जहां पर 15 टुकड़ों में महिला का शव मिला है। शिनाख्त नहीं हो पाई है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शोएब हमारे साथ सीधे मेरठ से जुड़ गए हैं। शोएब, हैवानियत की हद हुई है। 15 टुकड़ों में युवती की लाश मिली है, सिर अभी भी गायब है। क्या जानकारी मिल पा रही इस हत्याकांड से जुड़ी अभी? बिल्कुल सिलेंडर, ये हैवानियत की जो है वो बताई जा रही है, क्योंकि जिस तरह से एक शव था, वो महिला का शव है। उसके पहले तो उसके दोनों हाथ, शरीर से हाथ काटे गए। उसके बाद महिला का जो निचला हिस्सा था वो उसके 2 टुकड़ों में कर दिया गया। और जो महिला के जो शरीर के कई अंग थे उनको भी बाकायदा बारी बारी से उनको काटा गया। और उसके बाद उसको एक बोरे में बंद कर एक जो तो शोएब लगातार हमारे साथ बने थे, उनसे उनका संपर्क टूट गया है। लगातार हमको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, हैवानियत की तस्वीरें हैं। शोएब बता रहे थे कि किस तरह से यहाँ पर शरीर को कई हिस्सों में काटा गया है। हैवानियत की हद पार हुई है। इस तरह का हत्याकांड दिल दहला देने वाला है। क्या वजह थी, कौन ये महिला है, अभी ये बड़ा सवाल है। कौन हत्यारा है, ये भी बड़ा सवाल है। शोएब लगातार हमारे साथ फोन पे बने हुए। शोएब, आपसे संपर्क टूट गया था, लेकिन जिस तरह से ये हत्याकांड सामने आया है, अपने आप में कई सवाल है। पुलिस से क्या जानकारी मिल पाई है, शिनाख्त क्या हो पाई है? शिवेंद्र, अभी तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है, क्योंकि हत्यारे जो थे वो काफी शातिर थे। उन्होंने पहले शव के टुकड़े करे और टुकड़े करने के बाद उसे एक बोरे में बंद करके डाल दिया। जो शिनाख्त जिससे ना कर पाए पुलिस, या कोई उस शव को ना पहचान पाए, उसके जो शरीर था, शरीर के ऊपर जो सर था, उस सर को हत्यारे अपने साथ ले गए हैं, धड़ से अलग कर। पुलिस का प्रयास है कि किसी भी तरह से जो आसपास के और इलाके हैं, वहाँ पे जो खत्ता है, जो कूड़ा डाला जाता है, वहाँ सब जगह पुलिस ऐसी जगहों पर, संदिग्ध जगहों पर जो है वो बिल्कुल शोएब, देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ जानकारी सामने आती है। हैवानियत की हद मेरठ में पार की गई। अगली खबर कानपुर से है, जहां पर इलाज न हो पाने से महिला की मौत हो गई। पैसों की कमी से इलाज नहीं मिला, महिला की तड़प कर मौत हो गई। हैलेट अस्पताल में गरीब का इलाज नहीं होता है, क्या ये बड़ा सवाल है। अस्पताल में पेड़ के नीचे महिला पड़ी रही, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। चकरपुर से इलाज के लिए ये महिला आई थी। इधर कानपुर में पनकी हाईवे के पास लोडर पलट गया। लोडर पलटने से लोडर में आग लग गई। मामला पनकी थाना क्षेत्र का है। कानपुर से हम आपको खबर बता रहे हैं। इधर ग्रेटर नोएडा में भी कबाड़ के गोदाम में आग लग गई। आग की वजह से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। घटना दादरी नगर इलाके के नवीन मंडी के पीछे। और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। कि सम्मान इज्जत गरीब परिवार की माताओं बहनों का होगा, और कहा कम से कम एक शौचालय बनवाने से तो शुरुआत करें। गत 5 वर्षों में देश में 11 करोड़ शौचालय बनाए गरीब परिवारों के लिए। लालटेन ने नहीं बनाए, मोदी ने बनाए। गत 6 सालों में बिहार में 1 करोड़ 70 लाख गरीब परिवारों के लिए जीवन में पहली बार शौचालय बनाए। लालटेन ने नहीं बनाए।
मोदी ने बनाए। ये वो नहीं समझेंगे जो सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुए थे। ये वो नहीं समझेंगे जो चांदी का झुनझुना बजाकर बड़े हुए थे। ये वो समझेंगे जिन्होंने अपनी माँ बेटियों को बेइज्जत होकर घर लौटते देखा है। अब वो माँ बेटी जब अपने ही घर में शौचालय का इस्तेमाल करती है तो पिता को और भाई को किस प्रकार का संतोष होता है कि मेरे घर की बहू बेटियों का सम्मान नहीं उछाला जाता। ये वो समझे। आज बोध गया की जनता से कहने आई हूं, अरे लालटेन का अंधकार एक बना पाएगा। कितने बेटे कितने भाई आज यहां उपस्थित हैं जो जब घर में मेहनत करने के बाद लौटते मां से आग्रह करते कि रोटी खिला दे मां, तो मां प्रसन्नचित्त होकर रसोई में जाती, रूखा सूखा जो भी है बनाती। तो यूपी में 7 सीटों पर उपचुनाव होना है। ऐसे में उन्नाव की बांगरमऊ की सीट के क्या समीकरण हैं, कौन बाजीगर होगा, यहां पर इस रिपोर्ट में देखिए। सुरेश कुमार पाल को प्रत्याशी बनाया है। यहाँ गेम चेंजर है मुस्लिम वोट। बीएसपी, कांग्रेस और सपा तीनों की निगाहें मुस्लिम वोट पर हैं। सपा को लगता है कि अगर मुस्लिमों ने साथ दे दिया तो ये सीट सपा के खाते में हर हाल में आएगी। तो बीजेपी को लगता है कि जनता बीजेपी को ही चुनेगी। इस विधानसभा सीट पर भी 3 नवंबर को उपचुनाव होना है, जिसको लेकर सभी पार्टियों के प्रत्याशियों ने कमर कस ली है और जनता के बीच जाकर उन्हें अपने पक्ष में लुभाने में जुटे हुए हैं। अगर चुनावी समीकरण की बात की जाए तो मुस्लिम बाहुल्य मतदाताओं वाली इस सीट पर अब तक 3 बार सपा, 5 बार कांग्रेस, 2 बार बसपा, 2 बार बीजेपी और 4 बार अन्य पार्टी के नेताओं का कब्जा रहा है। इस क्षेत्र में सरकार के खिलाफ लोगों में नाराजगी भी है। मुस्लिम महिलाओं का कहना है कि सरकार की योजनाओं का लाभ उन्हें नहीं मिल रहा। ऐसे प्रत्याशी को जिताना चाहते हैं जो हमारा विकास करे, जो बांगरमऊ को विकास करे। लोगों ने कहा था कि हम जिला उन्नाव को बम्बई शहर बना देंगे, लेकिन कुछ लोगों के झूठे वादे तो वहाँ से भी, केंद्र से भी चला है और बड़े सरकार से भी चला है। वोट उनको देना चाहते हैं जो हमारी समस्या, कोई समस्या सुन सके तो हम उनको वोट देंगे। मेरी कोई सुनता ही नहीं, यहाँ पे कोई नेता आता है मेरी कोई सुनता नहीं, गरीब की कोई नहीं सुनता यहाँ पे, पैसा नहीं सुनता। मेरे घर पर मेरे पास परिवार है, लड़की है, बच्चे हैं, मेरी सियानी सनी लड़की है, मेरी कोई सुनता नहीं, ना खाने में ना पीने। मेरा घर पर सब छीन लिया गया। मैं तो लैट्रिन के फार्म पर थे, लेकिन इसका आई अगुआ ही नहीं है, तो इसमें क्या करें हम लोग? पैसे दें, पैसे मिले नहीं, पैसे नहीं देते, नहीं दिए। कौन पैसे मांगता है? नहीं, किस्त भी नहीं आई है हमारी, एक आई और बाकी आई ही नहीं है। क्या करें, कहाँ दौड़े? इस चुनाव में लोग फिर से बीजेपी पर भरोसा करेंगे या फिर सपा पर विश्वास जताएंगे, ये तो 10 नवंबर को ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल बांगरमऊ का सियासी माहौल गर्म है। लोगों के पास अपने अपने मुद्दे हैं और वो उन्हीं मुद्दों पर वोट करेंगे। हम लोगों का मुद्दा यह है कि मतलब सरकार बीजेपी की ही बनना चाहिए। दूसरी चीज यह है कि क्षेत्रीय आदमी को टिकट दिया गया है,
और सीधा साधा बढ़िया आदमी भी है, संगठन से लगा हुआ है। अब थोड़ी समस्याएं हैं तो उसके लिए हल करने को उन्होंने कहा भी है और हल होने की उम्मीद भी है। जानवर और खाद भी 50 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। इससे फिर इससे परेशान, तेल में भी परेशान, सिंचाई के लिए ट्यूबवेल में तेल लगते हैं। जैसे महंगाई ज़्यादा और गेहूँ और धान कोई मोल नहीं है इसका, ये सब के लिए परेशान है। किसान हैं आप, किस खेती को लेकर? सर बीजेपी सरकार उनसे अच्छी है, हर मुद्दे में अच्छी जा रही है। इसीलिए अब की बार भी हम लोग यही चांस दे रहे हैं उपचुनाव का कि अब की बार भी बीजेपी का ही विधायक बनाया जाए। बांगरमऊ सीट बीजेपी के लिए ज्यादा मुफीद नहीं रही। कुलदीप सिंह सेंगर यहाँ बीजेपी से जीते तो जनसंघ से शिव गोपाल तिवारी। इसके अलावा इस सीट पर कांग्रेस का ही दबदबा रहा। समाजवादी पार्टी और बीएसपी को भी 2-2 बार यहाँ पर जीत का स्वाद मिला। अब देखना होगा कि इस उपचुनाव में बांगरमऊ का बाजीगर कौन साबित होगा। बीजेपी अपनी इस सीट को बचाने के लिए जुटी हुई है, जबकि सपा अपनी इस खोई सीट को वापस पाने के लिए लगातार जनता के बीच जाकर वोट की अपील कर रही है। जो यहाँ के मतदाता हैं अब किस पर भरोसा जताते हैं और किसे इस विधानसभा सीट से जिताकर सदन पहुंचाते हैं, ये 3 तारीख को होने वाले मतदान के बाद पता चलेगा। 10 तारीख को होने वाली मतगणना में इस सीट का जो रिजल्ट है वो सामने आएगा और जनता ने किस पर विश्वास जताकर उसे सदन भेजा है यह भी स्पष्ट होगा। अनुराज भारती, भारत समाचार, उन्नाव, सत्यमेव जयते। तो चुनाव की जंग के लिए प्रत्याशी लगातार मैदान में डटे हुए हैं। देखने वाली बात होगी कि 7 में से 6 सीटें जो बीजेपी की थी, क्या भगवा दुर्ग में सेंध लगाने में विपक्ष कामयाब होगा या फिर यहां पर भगवा दुर्ग एक बार फिर अपने वर्चस्व कायम करेगा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विभिन्न सीटों से हमारे साथ संवाददाता भी जुड़ गए हैं। बुलंदशहर से हमारे साथ नरेंद्र जुड़े हुए हैं, हमारे साथ फिरोजाबाद से जितेंद्र हैं और कानपुर से हमारे साथ विवेक भी लगातार दीपक भी हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले बुलंदशहर की सीट का रुख करेंगे। नरेंद्र हमारे साथ बने हुए। नरेंद्र, बुलंदशहर की सीट के समीकरण क्या कहते हैं, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर भी बीजेपी की सीट थी, अब यहाँ पर क्या समीकरण बन रहे हैं, जमीन पर क्या तैयारियां दिख रही हैं और प्रशासन की क्या तैयारी है चुनाव को लेकर? देखिए, पिछले 1.5 दशक से ये सीट बहुजन समाज पार्टी और उसके बाद पिछले 5 सालों से बीजेपी के कब्जे में है, जो रिसेंट इलेक्शन हुआ था उसके बाद से। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस बार जो चुनाव है वो बहुत ज़्यादा कांटे की टक्कर का है, क्योंकि जो दिवंगत नेता हैं, जो पहले विधायक रहे, चाहे वो बीरेंद्र सिंह सिरोही हों या फिर हाजी अलीम हों बहुजन समाज पार्टी के, वो अब इस संसार में नहीं हैं। उनके जो उत्तराधिकारी हैं वो इस समय चुनाव लड़ रहे हैं। हाजी अलीम के जो भाई है यूनिस, वो चुनाव लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ जो सिरोही परिवार की जो बहू हैं, जो बीरेंद्र सिंह सिरोही की पत्नी हैं, वो चुनाव मैदान में हैं। उनके बेटे को झगड़े की वजह से टिकट नहीं दिया गया। ऐसे में एक और बड़ी विपदा जो है वो बीजेपी के सामने ये है कि जो लोधी वोट बैंक है उसमें सेंध लगाने के लिए उर्मिला राजपूत उतरी हुई हैं। उर्मिला राजपूत बीते 30 सालों से बीजेपी में ही थी, लेकिन इस इलेक्शन में टिकट बंटवारे को लेकर जो परिवारवाद छाया हुआ था उसकी वजह से उन्होंने पार्टी छोड़ दी। बिल्कुल नरेंद्र, यहाँ पर समीकरण लगातार बनते बिगड़ते नजर आए हैं बुलंदशहर की सीट पर, लेकिन इस बार मुकाबला नेक टू नेक है, क्योंकि विपक्ष भी चाहता है कि मोमेंटम चेंज हो। हमारे साथ कानपुर से दीपक बने हुए हैं। दीपक, अगर घाटमपुर सीट की बात करें तो क्या कुछ तैयारी आप देख रहे हैं, जमीन पर किस तरह से किसके लिए माहौल बनता दिख रहा है अभी? बताना चाहूंगा कि चारों प्रमुख पार्टियां हैं, उनके प्रत्याशी जो है धरातल पर लगातार मेहनत कर रहे हैं, मतदाताओं को लुभाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। हालांकि आपको बताना चाहूंगा यह सीट जो है जिसमें लगभग 1,10,000 दलित वोटर हैं और उसके साथ ही साथ 45,000 ब्राह्मण मतदाता है, तो कहीं ना कहीं चारों प्रत्याशी जो है वो ब्राह्मण और दलित मतदाताओं को जो है वो लुभाने में जुटे हुए हैं, ताकि चूंकि यही जो मतदाता है यही सीट की जीत हार का समीकरण जो है तय करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है चारों प्रत्याशी इन्हीं मतदाताओं को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अगर धरातल पर बात किया जाए तो जो भाजपा है वो उसने अपने पत्ते थोड़ी देर से जरूर खोले हैं, लेकिन अब धरातल पर जो है वो तेजी के साथ में लोगों से जनसंपर्क कर रही है और उनको लुभाने का प्रयास कर रही है। तो वहीं अगर कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर कृपाशंकर की बात किया जाए तो वो भी लगातार जो है वो जनसंपर्क में है और उनके साथ में अच्छी खासी
बिल्कुल दीपक, प्रत्याशी मैदान में डटे हुए हैं, हर किसी की कोशिश यही है कि वो जीत यहां पर दर्ज करें, लेकिन समीकरण किसके पक्ष में जाते हैं देखने वाली बात होगी। जितेंद्र हमारे साथ फिरोजाबाद से जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, अगर टुंडला की बात करें, फिरोजाबाद की बात करें, तो क्या फिजा में चल रहा है इस समय, किसका माहौल बनता दिख रहा है? और कोरोना काल के बाद पहली बार उपचुनाव हो रहा, तो तमाम तब्दीलियां भी की गई होंगी, क्या तैयारियां दिख रही हैं उसको लेकर? देखिए शैलेंद्र जी, इस बार जो उपचुनाव है उसमें इतनी सरगर्मी नहीं दिखाई दे रही थी। साइलेंट मोड पर चुनाव हो रहा है। और टुंडला विधानसभा की बात की जाए तो यहाँ एसपी सिंह बघेल जो कैबिनेट में मंत्री थे वो यहाँ से विधायक हुए, सरकार ने उन्हें मंत्री बनाया और वो अब आगरा से सांसद हो गए, तो इस सीट को छोड़ना पड़ा। भाजपा और सपा ये दोनों प्रत्याशी दमखम से अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जैसे आज भी केंद्रीय मंत्री राज्य मंत्री संजीव बालियान आए थे, कल साध्वी रंजन ज्योति का भाजपा के पक्ष में प्रचार प्रसार होगा। ऐसे ही समाजवादी पार्टी विभिन्न नेताओं के माध्यम से अखिलेश यादव सांसद अक्षय यादव, राम गोपाल हो, तमाम दिग्गज नेताओं के माध्यम से जातिगत वोट तोड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात होगी कि फिरोजाबाद और खासकर टुंडला की आवाम किसे चुनती है। तमाम जानकारी देने के लिए आप सभी संवाददाताओं का बहुत बहुत शुक्रिया। और इस बीच लखनऊ से बड़ी खबर है, राज्यसभा जा सकते हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, स्वतंत्र देव सिंह राज्यसभा उम्मीदवार बन सकते हैं। 30 जनवरी 2021 को खत्म हो रहा है कार्यकाल, 30 जनवरी को एमएलसी कार्यकाल उनका खत्म होगा। कल राज्यसभा के लिए नामांकन की तैयारी है और ऐसे में अगर नामों का ऐलान होता है और उसमें स्वतंत्र देव सिंह को भी राज्यसभा के लिए प्रत्याशी बनाया जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी, क्योंकि जो खबर हम आपको बता रहे हैं उसके मुताबिक स्वतंत्र देव सिंह राज्यसभा उम्मीदवार बन सकते हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, यूपी में 10 राज्यसभा सीटों के लिए संग्राम है। सपा और बसपा ने पत्ते खोल दिए हैं। बीजेपी की बारी है। जहां तक उम्मीद है कि आज देर रात तक प्रत्याशियों का ऐलान हो जाएगा और ऐसे में हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, बीजेपी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष, बीजेपी के स्वतंत्र देव सिंह राज्यसभा जा सकते हैं। कल राज्यसभा के लिए नामांकन की तैयारी है। राज्यसभा स्वतंत्र देव सिंह जा सकते हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, स्वतंत्र देव सिंह राज्यसभा उम्मीदवार बन सकते हैं। 30 जनवरी 2021 को उनका एमएलसी का कार्यकाल पूरा हो रहा है और उससे पहले उन्हें यहां पर राज्यसभा के लिए भेजा जा सकता है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, यूपी में राज्यसभा के चुनाव में अब बीजेपी की तरफ से स्वतंत्र देव सिंह भी मैदान में आ सकते हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए। वीरेंद्र जी, बड़ा चौंकाने वाला फैसला होगा अगर स्वतंत्र देव सिंह को राज्यसभा भेजा जा रहा है, क्योंकि उन्हें यहां पर अपॉइंट ही इसलिए किया गया था कि 2022 में विधानसभा चुनाव में कमान संभालेंगे। उनकी नेतृत्व क्षमता को देखते हुए अब राज्यसभा भी भेजा जा सकता है उन्हें। देखिए, स्वतंत्र देव सिंह अभी उत्तर प्रदेश में एमएलसी हैं और उनका कार्यकाल 30 जनवरी 2021 को समाप्त हो रहा है। तो ऐसे में स्वाभाविक है कि उनको या तो एमएलसी का नया काम दिया जाए या उनको सदन में मौका है जाने का। कल नामांकन का अंतिम दिन है राज्यसभा के लिए और स्वतंत्र। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही वीरेंद्र जी? आप तो लगता है वीरेंद्र जी से हमारा संपर्क यहाँ पर टूट गया है, लेकिन हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं किस तरह से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। राज्यसभा के लिए नामांकन की तैयारी है, कल आखिरी दिन है और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को राज्यसभा भेजा जा सकता है। इधर बिहार की चुनावी फिजाओं में कैसे तेजस्वी का तूफान आ गया है।